हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो करोड़ों डॉलर लेकर हवा में छूमंतर हो गया और जिसकी पहेली को सुलझाने के लिए FBI आज भी अपने सर के बाल नोच रही है। ये आदमी कुछ लोगों के लिए बना हीरो और कुछ लोगों के लिए एलियन, लेकिन मार्वल वालों ने बना दिया इसे सुपर विलन। ये आदमी था मार्वल वालों की लोकी सीरीज में दिखाया गया DB कूपर। पर मेरा इंटरेस्ट DB कूपर की हरकतों पर नहीं बल्कि उसकी नॉलेज में है। आखिर एक साधारण से आदमी को ऐसी बातें कैसे पता लगी जो पायलट को भी नहीं पता होती। आखिर एक आदमी ने ऐसी परफेक्ट प्लानिंग कैसे की जिसे पूरे अमेरिका में कोई भी नहीं समझ पाया। आइए जानते हैं DB कूपर के बारे में वो सब कुछ जो पब्लिक डोमेन में बताया गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 को। सूट बूट टाई लगाए एक आदमी पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट लेता है। फ्लाइट में चढ़ने के बाद एक दो पैग लगाकर और दो चार सिगरेट खींचकर कूपर एक लिफाफा फ्लोरेंस शेफनर को देता है। फ्लोरेंस शेफनर ये उस फ्लाइट की फ्लाइट अटेंडेंट थी। फ्लोरेंस शेफनर को ऐसा लगता है कि DB कूपर अपना फोन नंबर उन्हें दे रहा है। अब देखिए, ट्रेनिंग के दौरान फ्लाइट अटेंडेंट को ये सिखाया जाता है कि चंपू पैसेंजर्स के साथ कैसे डील करना है। तो मिस शेफनर लिफाफे को मुस्कुराते हुए अपनी जेब में रख लेती हैं। इसके बाद डैन कूपर मिस शेफनर से कहता है कि प्लीज आप लिफाफे को खोल कर देखें। अब इस एनवलप में लिखा होता है, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बराबर वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। अब ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा? मैडम बराबर वाली सीट पर जाकर बैठ जाती हैं और मिस्टर कूपर से कहती हैं कि जी आप जो बॉम्ब लेकर बैठे हो ना, एक बार उसको दिखा दो ताकि मैं फ्लाइट कैप्टन को बता सकूं। कूपर बॉम्ब के दर्शन करा देता है। लंबी लंबी डायनामाइट की रोड लगी थी, उनके अंदर तार लगे थे जो बैटरी से कनेक्टेड थे और धड़ाधड़ LED जल रही थी। अब भैया फ्लाइट अटेंडेंट को एक बॉम्ब के बारे में कितनी ही जानकारी होगी? तो अब वो बॉम्ब असली था नकली था इसके बारे में कुछ भी पता किए बगैर मैडम कॉकपिट में जाकर बॉम्ब का हल्ला मचा देती हैं। अब भैया ऐसी स्थिति में कप्तान क्या करता? वही करता जो DB कूपर कहता। तो कप्तान साहब मैडम को भेजकर DB कूपर की इच्छा पूछते हैं। तो कूपर 2 लाख अमेरिकी डॉलर 5 बजे तक, वो भी कैश में, 4 पैराशूट नॉर्मल आर्मी वाले नहीं, और सिएटल पहुंचने पर एक फ्यूल टैंक जो इस हवाई जहाज को रिफ्यूल कर सके। ये डिमांड एक कागज पर लिखकर मैडम को थमा देता है। अब यहाँ पर कूपर ने नॉर्मल पैराशूट क्यों मांगे, आर्मी वाले पैराशूट के लिए क्यों मना किया, इसके पीछे भी एक कारण है जो आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। अब पायलट ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कांटेक्ट करके उन्हें कूपर के डिमांड के बारे में बता देता है। अब क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था कूपर के डिमांड को मानने के अलावा, तो सभी लोग उन चीजों का इंतजाम करने में लग जाते हैं जिसके बारे में कूपर ने लिखा था। और इंतजाम ना होने तक इस हवाई जहाज को हवा में गोल गोल घुमाने के लिए कह दिया जाता है। सारे इंतजाम होने के बाद हवाई जहाज सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है और कूपर के लिए पैसे और 4 पैराशूट हवाई जहाज के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बाद कूपर हवाई जहाज से 4 लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोगों को हवाई जहाज से उतरने के लिए कह देता है। और जो 4 लोग नहीं उतरे थे वो थे फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो, फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड एंडरसन, पायलट विलियम स्कॉट और सीनियर पायलट विलियम रेटैक्जैक। इसके बाद कूपर कहता है कि वो सीधा मैक्सिको सिटी के लिए उड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक शर्तों को मानते हुए, जैसे कि ये विमान यानी बोइंग 727 लोएस्ट फ्लाइट पाथ और मिनिमम स्पीड पर उड़ते हुए मैक्सिको सिटी जाएगा। दूसरी डिमांड, हवाई जहाज का कैबिन हर समय अनप्रेशराइज्ड रहेगा। हवाई जहाज के विंग फ्लैप 15 डिग्री पर नीचे की तरफ मुड़े रहेंगे और हवाई जहाज के लैंडिंग गियर हमेशा नीचे की तरफ खुले रहेंगे। जिनमें से ज्यादातर शर्तें मान ली गई, पर कुछ शर्तों को सेफ्टी का हवाला देकर DB कूपर को समझाया गया। तो कूपर ने भी उनकी बात मान ली और 7:45 पर यह हवाई जहाज वापस हवा में उड़ लिया। अब रास्ते में पायलट कूपर को बताते हैं कि उन्हें दोबारा रिफ्यूल करने के लिए रीनो में उतरना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद कूपर बिल्कुल चिल पिल गटक कर कोई रिएक्शन नहीं देता, मानो जैसे उसे कभी मैक्सिको सिटी जाना ही नहीं था। इसके बाद कूपर क्रू को कहता है कि सब जाकर कॉकपिट में अपने आप को लॉक कर लो और जब तक वो ना कहे कोई भी बाहर मत आना। और फिर 8 बजे अचानक से एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब ये था कि किसी ने हवाई जहाज के रियर डोर को खोल दिया है। और ठीक 8:13 पर हवाई जहाज की पूंछ थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि हवाई जहाज से कोई चीज बाहर गिरी है और वो और कुछ नहीं, DB कूपर और उसका ढेर सारा कैश था। हवाई जहाज के लैंड होने के बाद FBI पूरे हवाई जहाज की तलाशी लेती है, पर उनको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक टाई, सिगरेट के कुछ फिल्टर्स और कुछ उंगलियों के निशान के अलावा। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस सामान के साथ साथ 2 पैराशूट भी वहीं पर रखे थे। इसके बाद कूपर का स्केच बनवाकर जिस जगह पर कूपर के कूदने की उम्मीद होती है वहां के हर एक घर को अच्छी तरह से तलाश किया जाता है, जंगल में, पहाड़ों में, यहाँ तक कि पानी के नीचे सबमरीन को भेजकर भी कूपर की बॉडी को ढूंढने की कोशिश की जाती है। DB कूपर के उंगलियों के निशान अमेरिकन रिकॉर्ड में नहीं मिलते। तो क्या DB कूपर अमेरिकन था? वेल, कहना मुश्किल है, क्योंकि कमाल की बात यह है कि फ्लाइट की टिकट पर उसका नाम DB कूपर नहीं था बल्कि डैन कूपर था। ये नाम DB कूपर तो एक जर्नलिस्ट ने दिया था। देखिए 1971 के दौरान ये घटना इतनी बड़ी थी कि हर जर्नलिस्ट जल्दी से जल्दी आर्टिकल लिखने के चक्कर में ताबड़तोड़ रफ्तार पर स्टोरी छाप
छाप रहा था और सबसे पहले कहानी लिखने वाले जर्नलिस्ट से गलती की वजह से डी कूपर की जगह ये नाम डीबी कूपर कर दिया गया और बस बाकी सबने भी बिना जांच पड़ताल करे डीबी कूपर को धड़ाधड़ छाप दिया। एक और मजे की बात सुनो, डीबी कूपर नाम का एक एयरफोर्स पायलट का कैरेक्टर कैनेडियन कॉमिक्स में भी पाया जाता है, तो ऐसा होने के भी पूरे चांस हैं कि कूपर कैनेडियन हो। अब इस घटना से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि इस हाईजैक किए हुए प्लेन के चारों तरफ 5 फाइटर जेट भी उड़ रहे थे, लेकिन किसी ने भी डीबी कूपर को कूदते हुए नहीं देखा। वेल, इसका ऑब्वियस कारण ये भी हो सकता है क्योंकि रात का समय था और डीबी कूपर काले कपड़े पहने हुए था। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि कूपर ने आखिर बोइंग 727 को ही हाईजैक क्यों किया, क्योंकि कूपर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि बोइंग 727 काफी नीची हाइट पर और बहुत धीमी रफ्तार पर आराम से उड़ सकता है और ऐसा करने के लिए इस हवाई जहाज के फ्लैप को 15 डिग्री पर मोड़ना पड़ेगा और उस समय ये चीज इस एयरक्राफ्ट को बाकी एयरक्राफ्ट से सबसे यूनिक बनाती थी। कूपर को यह भी पता था कि हवाई जहाज के पीछे लगे हुए स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों को सिर्फ एक स्विच की मदद से हवा में उड़ते हुए बड़ी आसानी से नीचे किया जा सकता है। और मजे की बात बताऊं, ये जानकारी फ्लाइट क्रू को भी नहीं दी जाती। ये उन गुप्त जानकारियों में से है जो फ्लाइट इंजीनियर और सिर्फ कैप्टन को ही पता होती है। अब आते हैं पैराशूट पर। डीबी कूपर ने 4 पैराशूट मंगाए थे, जिसमें से सिर्फ 2 का ही इस्तेमाल किया क्योंकि वो गवर्नमेंट एजेंसीज को ये बताना चाहता था कि वो अपने साथ इन होस्टेजेस को भी लेकर कूद सकता है। अब आते हैं कि उसने सिविलियन पैराशूट को क्यों मांगा। देखिए, अगर आप गौर करें तो मिलिट्री पैराशूट गोल होते हैं, जबकि सिविलियन पैराशूट लंबे और रेक्टेंगुलर आकार के होते हैं। मिलिट्री पैराशूट की स्टीयरिंग कैपेबिलिटी एक सिविलियन पैराशूट से कम होती है और उनकी ऑपरेटिंग हाइट भी सिविलियन पैराशूट से कम होती है। अब ये जानकारी एक नॉर्मल इंसान को होना बहुत बड़ी बात थी। अब अमेरिकी सरकार ने पूरे अमेरिका के अंदर नोटों के सीरियल नंबर हर बैंक के पास पहुंचा दिए कि कहीं से भी अगर ये नोट जो डीबी कूपर को दिए गए हैं बैंक पहुंचते हैं तो तुरंत पता लग जाएगा कि डीबी कूपर कहां है। पर किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। डीबी कूपर का कोई भी सुराग किसी के हाथ कभी नहीं लगा। लेकिन 1980 के दौरान एक बच्चे को 1-2 नोटों की गड्डी मिलती है। अब FBI की जांच पड़ताल में ये बात साबित हो जाती है कि ये उसी कैश की गड्डी है जो डीबी कूपर को दी गई थी। अब जिस बच्चे को ये गड्डी मिली थी, इसमें से आधा पैसा जो कि लगभग खराब हो चुका था, उस बच्चे को रखने के लिए दे दिया जाता है, जिसे आगे चलकर ये बच्चा $37,000 में बेच देता है। तो आखिर कौन था डीबी कूपर, कहां गया डीबी कूपर और उसने कहां खर्च किया इतना सारा पैसा? इसके बारे में कभी भी कोई भी जानकारी किसी के भी हाथ नहीं लगी। अब ये केस अमेरिका के इतिहास में इतना इंटरेस्टिंग था कि बहुत सारे प्राइवेट डिटेक्टिव इस केस को सुलझाने में लग गए, क्योंकि इस केस को सुलझाने के ऊपर बहुत से लोगों ने वॉलंटरीली अच्छा खासा इनाम रखा हुआ था। FBI ने भी लगभग 800 लोगों को सस्पेक्ट बनाया, उनकी जांच पड़ताल करी, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन कभी भी किसी के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। ना तो इस घटना से पहले डीबी कूपर को किसी ने देखा था, ना उसके बारे में सुना था, ना उसका कोई रिकॉर्ड था और ना ही इस घटना के बाद डीबी कूपर को दोबारा देखा गया। लेकिन जितना डीबी कूपर के बारे में मैंने पढ़ा, तो मेरी पर्सनल राय में एक नॉर्मल इंसान को इतनी जानकारी होना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप बॉम्ब्स के बारे में जानते हो, प्लेन्स के बारे में जानते हो, तो जाहिर सी बात है आपने कहीं ना कहीं से तो ये चीजें सीखी होंगी। और अगर सीखी हैं, तो आपका कोई ना कोई रिकॉर्ड भी होगा। और अगर रिकॉर्ड भी है, तो आखिर कैसे ये रिकॉर्ड हाथ नहीं लगा? वैसे अगर मार्वल वालों की माने तो ये हरकत लोकी ने की थी, उनकी नोटंकी अलग ही चलती है। पर कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि नॉलेज इज पावर, और इस पावर का आप क्या इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जी, ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।